अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अवैस अनवर है और हम पास्ट पेपर्स जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। ये 2012 का पेपर है जो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं और ये काफ़ी इजी है बाकी पेपर्स के मुकाबले में। तो ये क्वेश्चन है पहला, द जीनोटाइप ऑफ नॉर्मल मेल इन ह्यूमन इज़ डैश क्रोमोसोम्स। देखिए भाई, इंसानों के पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब इन 46 की दो डिवीजन्स होती हैं। एक को हम कहते हैं ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स वो होते हैं जो मेल और फीमेल दोनों में एक जैसे होते हैं, जबकि कुछ क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम, जो कि मेल में और फीमेल में डिफरेंट नज़र आते हैं। हमारे पास 46 में से 44 जो हैं वो ऑटोसोम्स है, यानी मेल में देखें और फीमेल में देखें तो आप देखकर बता ही नहीं सकते कि ये किसका सेल है। लेकिन दो क्रोमोसोम ऐसे हैं कि जिन्हें देखकर डिसाइड किया जाता है कि ये मेल है या ये फीमेल है। वो क्रोमोसोम्स कहलाते हैं सेक्स क्रोमोसोम। अच्छा, अब मेल में क्या होता है, जब आप 44 के बाद ये दो सेक्स क्रोमोसोम देखते हैं तो एक क्रोमोसोम तो कुछ इस तरह का नज़र आता है और दूसरा क्रोमोसोम इससे डिफरेंट होता है। जबकि फीमेल के अंदर जब आप सेक्स क्रोमोसोम देखते हैं तो वो दोनों एक जैसे नज़र आते हैं। तो फीमेल के ये दोनों क्रोमोसोम्स कहलाते हैं एक्स, और मेल के अंदर भी जो ये एक क्रोमोसोम फीमेल जैसा नज़र आ रहा है इसको हम एक्स कहते हैं, और जो एक क्रोमोसोम अलग नज़र आता है इसको हम वाई कहते हैं। तो मेल का जो जीनोटाइप होता है वो होता है 44, ये ऑटोसोम्स हो गए, और साथ में दो सेक्स क्रोमोसोम में एक उसके पास एक्स होता है, एक उसके पास वाई होता है। जब ये मेल का है जो यहाँ पर पूछा गया है, और फीमेल का जो होता है वो 44 ऑटोसोम ही होते हैं, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम फीमेल के पास दोनों एक्स होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन इन्होंने नॉर्मल मेल का पूछा है तो वो होगा 44XY। अगर फीमेल का पूछते तो हमारा आंसर होता ए। अच्छा, बाकी क्या है, तो इसमें से ये दो चीज़ें जो है ये आपने देखी होंगी। ये जो है ये नॉर्मल मेल का नहीं है, ये एक ऐसे मेल का है जिसको एक बीमारी है जिसे हम कहते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जिसके अंदर एक क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाता है। और ये वाली जो कंडीशन है ये बेसिकली फ़ीमेल के अंदर होती है, जिनके अंदर एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग होता है। ये कंडीशन कहलाती है टर्नर सिंड्रोम। ये दोनों कंडीशंस जो हैं ये आपको सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 7 के अंदर मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग और सप्लीमेंटिंग द डिफेक्टिव अलील विद अ फंक्शनल नॉर्मल अलील इज़ नोन एज। भाई, किसी के अंदर अगर कोई जीन ख़राब है तो उसकी जगह अगर हम सही वाली जीन या हेल्दी जीन लगा दें तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो बहुत आसान है, ये प्रोसेस कहलाता है जीन थेरेपी। और ये जीन थेरेपी का जो प्रोसेस है ये बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में है, सेकेंड ईयर की बुक में चैप्टर नंबर 9 के अंदर ये पूरा प्रोसेस बताया गया है। पहली जो बीमारी इससे ट्रीट करने की कोशिश की गई उसका नाम था SCID, सीवियर कंबाइन इम्यूनो डेफिशिएंसी। इसमें करते क्या है, बोन मैरो से कुछ सेल्स निकालते हैं और उनके अंदर एक एंजाइम बनाने की जो एबिलिटी है वो नहीं होती, वो जीन ख़राब होती है। तो वो जीन निकाल के उसकी जगह एक सही जीन डालते हैं और उसके बाद दोबारा ये सेल्स बोन मैरो में लगा देते हैं तो वो एंजाइम प्रोड्यूस होने लगता है। अच्छा, एक और बीमारी जो है जो ट्रीट करने की कोशिश की गई एनिमल्स के अंदर, उसका नाम है सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो ये दोनों बीमारियाँ आपकी बुक के अंदर मौजूद है जिन्हें जीन थेरेपी से ट्रीट करने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, जर्म सेल्स गिव राइज टू। पहली बात तो ये जर्म सेल्स क्या होते हैं। देखिए, हमारी जो लाइफ है वो स्टार्ट होती है, एनिमल की लाइफ, दो सेल्स जब मिलते हैं, एक को हम कहते हैं स्पर्म और एक को हम कहते हैं ओवम। ये दोनों जब मिलते हैं तो बनता है जाइगोट। ये जाइगोट एक सेल होता है, फिर ये डिवाइड होना शुरू होता है और इससे हमारी बॉडी में दो तरह के सेल बनते हैं। एक को हम कहते हैं सोमैटिक, जिनसे हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है, आँख, कान, नाक, हाथ, पैर, सब कुछ हमारा सोमैटिक सेल से बना हुआ है, इनका रिप्रोडक्शन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और एक तरह के सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं जर्म सेल्स। ये सेल हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर होते हैं, लाइक मेल के अंदर जो है ये टेस्टिस में पाए जाते हैं और फीमेल के अंदर ये ओवरी में पाए जाते हैं। और यही जर्म सेल मेल के अंदर आगे जाकर बनाते हैं स्पर्म्स और फीमेल के अंदर ये बनाते हैं एग, या जिसे आप कहते हैं ओवम। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि जर्म सेल जो है वो क्या बनाते हैं, तो वो बनाते हैं एग्स और स्पर्म। ठीक है, बाकी जो पार्ट्स हैं, लेग्स ये सोमैटिक सेल से बनते हैं, हेड भी, हैंड्स भी, और बाकी के बॉडी पार्ट भी सोमैटिक सेल से बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन साइकिल इज फैसिलिटेटेड बाय। नाइट्रोजन साइकिल चैप्टर नंबर 11 सेकेंड ईयर की बुक में आपको मिल जाएगा।
नाइट्रोजन साइकिल के अंदर कौन फैसिलिटेशन प्रोवाइड करता है? तो अगर आपने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ी है तो उसमें 2 स्टेप्स होते हैं। एक अमोनिफिकेशन का, जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो ब्रेक होता है और उससे अमोनिया प्रोड्यूस होता है, और उसके बाद वही अमोनिया कन्वर्ट होता है नाइट्राइट के अंदर। नाइट्राइट होता है NO2, और फिर ये नाइट्राइट कन्वर्ट होता है नाइट्रेट के अंदर, जो कि होता है NO3। ये दोनों स्टेप्स कहलाते हैं नाइट्रिफिकेशन, और ये करवाते हैं बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया हैं जो बेसिकली नाइट्रोजन साइकिल के अंदर हेल्प करते हैं। इन्हीं बैक्टीरिया को हम कहते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया या नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये बहुत आसान सा सवाल है, चैप्टर नंबर 12 के अंदर मिल जाएगा सेकेंड ईयर की बुक में। सवाना इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश इकोसिस्टम। तो सवाना जो है ये बेसिकली आपका ग्रास लैंड के अंदर आता है। ग्रास लैंड की एक टाइप होती है जिसे हम कहते हैं सवाना। स्टेरॉइड कंसिस्ट ऑफ डैश 6 मेंबर्ड कार्बन रिंग्स एंड 1 5 मेंबर्ड कार्बन रिंग। चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी के अंदर अगर आपने देखा हो तो वहाँ पर लिपिड की एक टाइप में स्टेरॉइड होता है। स्ट्रक्चर में दिखाता हूँ स्टेरॉइड का। स्टेरॉइड के अंदर बेसिकली ये 4 पूरे रिंग्स होते हैं। ये 17 कार्बन, ये जो स्ट्रक्चर है 17 कार्बन वाला, ये बेसिकली स्टेरॉइड होता है। अच्छा, इसके अंदर ये जो पहला रिंग है, दूसरा रिंग है और तीसरा रिंग है, जिन्हें ABC कहा है, इनमें 6 कार्बन होते हैं। अगर आप काउंट करें तो 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 कार्बन होंगे। इस रिंग को काउंट करें तो दोबारा अलग से 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 कार्बन होंगे। इसको भी काउंट करें तो 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन होंगे। लेकिन ये वाला जो रिंग है, चौथा रिंग जो है, ये 5 कार्बन वाला होता है। 2 3 4 और 5, इसके अंदर 5 कार्बन होता है। तो यही पूछा हुआ आपसे कि भाई कितने 6 कार्बन वाले हैं और कितने, एक जो है वो 5 कार्बन वाला है। तो इनमें 3 जो है वो 6 मेंबर्ड रिंग होते हैं और एक 5 मेंबर्ड कार्बन रिंग होता है। ये सेकंड चैप्टर में आपको ये जो डायग्राम है ये मिल जाएगी। यही स्टेरॉइड होता है जो बेसिकली बहुत सारे हार्मोन्स बनाने के काम आता है। फॉर एग्जांपल आपने फीमेल के अंदर ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का नाम सुना होगा, मेल में टेस्टोस्टेरोन का नाम सुना होगा। इसके अलावा विटामिन डी जो बनता है वो कोलेस्ट्रॉल से बनता है। कोलेस्ट्रॉल भी जो है वो स्टेरॉइड होता है। इसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड का नाम सुना होगा आपने। एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन है कॉर्टिसोल है और एल्डोस्टेरॉन है। ये हार्मोन्स भी इसी स्टेरॉइड के बने हुए होते हैं। ये चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर की बुक से क्वेश्चन है। एन एंजाइम इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ रिएक्शन। सबको पता है कि भाई एंजाइम जो है ये बायो कैटलिस्ट होते हैं, यानी ये वो कैटलिस्ट है जो लाइफ के साथ एसोसिएटेड है। कैटलिस्ट वो होता है जो कि किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है लेकिन उस रिएक्शन के अंदर इस्तेमाल नहीं होता। तो हमारी बॉडी के अंदर भी ऐसे कुछ केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी के रिएक्शंस की स्पीड को बढ़ाते हैं और इस्तेमाल नहीं होते उसके अंदर। इन्होंने पूछा है कि भाई ये तो सबको पता है कि स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ाते हैं, वो पूछ रहे हैं कैसे बढ़ाते हैं, क्या करके बढ़ाते हैं। तो इसका आंसर है सिंपल सा, बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। एंजाइम क्या करता है, जितनी एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, पूरी लाइन जो है ये बुक के अंदर आपको मिल जाएगी। जितनी अच्छा, पहली बात तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। देखिए भाई, जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत पैसा लगाना पड़ता है, इसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल इसी तरीके से जब भी कोई रिएक्शन होना होता है तो उसके लिए सबसे पहले कुछ ना कुछ एनर्जी डाली जाती है उसके अंदर, ताकि मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट हों और आपस में रिएक्ट करें। वो एनर्जी जो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए होती है वो कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये अगर आप देखें तो ये कोई रिएक्शन हो रहा है, क्या रिएक्शन हो रहा है इसको छोड़ें, बस ये वाली लाइन देखेंगे जो रेड में बनी हुई है, ये लिखा हुआ है विदाउट एंजाइम। ये एनर्जी का बार है, ये वाला साइड जो आपको नज़र आ रहा है ये एनर्जी का बार है। तो रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए आपको इतना अमाउंट एनर्जी देनी पड़ेगी। ये जो पूरा आपको नज़र आ रहा है, इतना अमाउंट जब एनर्जी दी तब ये जो रिएक्टेंट थे वो कंबाइन हुए और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गए। ये था विदाउट एंजाइम। जब हमने इसमें एंजाइम ऐड किया तो हुआ ये कि जितनी एनर्जी पहले रिक्वायर्ड थी उससे बहुत कम एनर्जी के अंदर सिर्फ इतनी एनर्जी हमने दी और रिएक्शन स्टार्ट हो गया। तो एंजाइम ने क्या किया, जितनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए थी उसका अमाउंट कम कर दिया। अब आप अगर गौर करें, सपोज कर लें यहाँ से लेकर यहाँ तक की एनर्जी हासिल करने में लगते थे 10 मिनट, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की एनर्जी हासिल करने में लगे 4 मिनट, तो रिएक्शन क्या हो गया, फास्ट हो गया। तो एंजाइम जो है वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं, रिएक्शन को तेज़ कर देते हैं। कैसे, बाय डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड। ये चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से क्वेश्चन है कि लाइसोसोम्स जो हैं उन्हें और क्या कहते हैं। लाइसोसोम एक तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये एग्जैक्टली आपकी बुक की डायग्राम है, ये कलर्ड है यहाँ पे।
तो ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ये एक लाइसोसोम है। ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ये एक लाइसोसोम है। लाइसोसोम बेसिकली एक बैग होता है, इसे हम सुसाइडल सैक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मैं बताता हूँ, इसका दूसरा नाम यही है, यही पूछा गया आई थिंक। हाँ, तो लाइसोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड सुसाइडल सैक। मैं बताता हूँ क्यों कहते हैं इसे। तो लाइसोसोम बेसिकली एक बैग होता है जिसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। ये वो एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन को तोड़ सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ सकते हैं, लिपिड को तोड़ सकते हैं, तकरीबन सारी चीज़ों को ये डाइजेस्ट कर सकते हैं। लाइसोसोम का फंक्शन क्या होता है? लाइसोसोम हेल्प करता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन में, सेल के अंदर चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने में लाइसोसोम जो है ये हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल अमीबा है, अमीबा के पास डाइजेस्टिव सिस्टम तो है नहीं, तो अमीबा जब खाना खाता है, कोई भी फूड पार्टिकल अंदर आता है, तो फॉर एग्जांपल ये अमीबा का सेल समझ लें, तो ये फूड पार्टिकल है। जब ये फूड पार्टिकल अंदर आया तो ये एक बैग के अंदर आ गया जिसे आपने फूड वैक्यूल कह दिया। अब इसको डाइजेस्ट करने के लिए, इसके अंदर जो मटेरियल है उसे डाइजेस्ट करने के लिए लाइसोसोम आया और इसके साथ फ्यूज़ हो गया, और फ्यूज़ होने के बाद इसने डाइजेशन स्टार्ट कर दी। अच्छा, अब पहली बात तो ये कि ये सिर्फ एनिमल्स के अंदर होता है, प्लांट्स के अंदर लाइसोसोम नहीं होता। तो हमारे अंदर, इंसानों के अंदर हमारे पास तो प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो हमें क्या ज़रूरत है लाइसोसोम की? तो देखें, हमारे पास एक तरह के सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं मैक्रोफेजेस, इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं। वो बैक्टीरिया को खाते हैं। तो अब बैक्टीरिया को जब खा लेंगे तो अंदर क्या करेंगे? तो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी लाइसोसोम की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल इसको फूड के बजाय बैक्टीरिया कंसिडर कर लें, तो बैक्टीरिया अंदर आया, उसको बैग में बंद किया, उसके साथ लाइसोसोम फ्यूज़ किया और उसे डाइजेस्ट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इसे हम कहते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। अब लाइसोसोम को सुसाइडल सैक क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई अगर इसकी ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो बैग है, इसकी जो मेम्ब्रेन है, अगर ये रप्चर हो जाए तो ये सारे एंजाइम बाहर आ जाएंगे और इन्हें जो भी चीज़ नज़र आएगी उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिसकी वजह से सेल की डेथ हो जाती है। इसी वजह से इसे हम कहते हैं सुसाइडल सैक। अच्छा, कॉन्ड्रियोसोम जो है ये बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम होता है, ठीक है। स्टोरेज ऑर्गेनल, स्टोरेज ऑर्गेनल बेसिकली कहते हैं क्लोरोप्लास्ट को। क्लोरोप्लास्ट बेसिकली एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनल है। स्टोरेज ऑर्गेनल आपका वैक्यूल होगा, इसमें बेसिकली स्टोर होता है, मटेरियल स्टोर होता है प्लांट्स के अंदर। डिक्टियोसोम जो है ये गोल्जी को कहते हैं, गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडीज़ जो है इन्हें डिक्टियोसोम कहा जाता है। और पावर हाउस ऑफ द सेल अगेन माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, जिसका दूसरा नाम कॉन्ड्रियोसोम भी था। ओके, अगेन बहुत आसान सा क्वेश्चन, फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी से ही लिया हुआ क्वेश्चन है ये। क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज दे आर ग्रुप टुगेदर इनटू। तो चैप्टर नंबर 5 अगर आपने पढ़ा होगा तो उसके अंदर आपने पूरी ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की पढ़ी होगी। टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होती है? बेसिकली हर एक छोटा सा लेवल जो है ये टैक्सॉन कहलाता है, और इन सारों को मिला दें हम तो ये पूरा जो चार्ट बनता है ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहलाती है। तो इसके अंदर होता ये है कि सबसे बेसिक यूनिट जो है हमारे पास क्लासिफिकेशन का वो है स्पीशीज़। अब ये स्पीशीज़ होती क्या हैं? तो स्पीशीज़ के हवाले से 3 बातें जो है वो याद रख लें तो बहुत आसानी हो जाएगी। देखिए, स्पीशीज़ एक ऐसा ग्रुप है कि जिसके अंदर वो तमाम ऑर्गेनिज्म आएंगे कि जिनके सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में रहने वाले जितने इंसान हैं, इंडिया में रहने वाले जितने इंसान हैं, अमेरिका में रहने वाले जितने इंसान हैं, यूरोप में रहने वाले जितने इंसान हैं, हमारे कैरेक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। बहुत सिमिलैरिटी है हमारे कैरेक्टर के अंदर, तकरीबन सेम ही है। अच्छा, इवन इंसानों के अंदर जो है वो मेल और फीमेल डिफरेंट हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली सेम होते हैं, हम ये कह सकते हैं कि उनके कैरेक्टर्स जो हैं वो सिमिलर होते हैं। तो पहला जो पॉइंट होता है स्पीशी का वो ये है कि दे हैव सिमिलर कैरेक्टर्स। सेकंड पॉइंट क्या होता है? सेकंड पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है और यही इसकी बेसिक डेफिनेशन होती है कि दे आर केपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, यानी वो एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और प्रोड्यूस कर सकते हैं ऐसे बच्चे जो फर्टाइल होते हैं। तो केपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यही बेसिक डेफिनेशन है। पाकिस्तान का कोई मेल, ह्यूमन मेल, पाकिस्तान की किसी ह्यूमन फीमेल के साथ जो है वो रिप्रोडक्शन कर सकता है और जो बच्चा पैदा होगा वो फर्टाइल होगा। पाकिस्तान का कोई मेल अमेरिका की किसी फीमेल के साथ रिप्रोडक्शन कर सकता है और जो बच्चा पैदा होगा वो फर्टाइल होगा। इससे क्या पता लगता है कि हम जितने भी इंसान हैं दुनिया में, हम तमाम एक ही स्पीशी हैं, बिकॉज पहली बात हमारा जो कैरेक्टर्स हैं वो सिमिलर हैं। सेकंड, वी आर केपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। और तीसरी बात जो हर जगह तो एप्लीकेबल नहीं होती लेकिन ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है कि एक स्पीशी, जितने भी मेंबर्स होते हैं किसी एक स्पीशी के, उनके पास सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। तो आप यहाँ के किसी इंसान के क्रोमोसोम का नंबर काउंट करें 46 मिलेगा, आप दुनिया में कहीं पर भी किसी भी इंसान का क्रोमोसोम नंबर काउंट कर लें वो आपको 46 मिलेगा। तो ये बेसिक डेफिनेशन है स्पीशी की। इन्होंने पूछा है कि मिलती जुलती स्पीशीज़ जो हैं उन्हें हम जमा करके एक बड़े ग्रुप में डालते हैं, वो बड़ा ग्रुप क्या कहलाता है?
तो बेसिकली जैसे हम एक स्पीशीज़ हैं और मंकीज़ या एव्स जो हैं वो एक स्पीशीज़ हैं, तो हमारे कुछ कैरेक्टर्स मिलते जुलते हैं, तो जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो एक बड़ा ग्रुप बनाएंगे, और स्पीशीज़ से ऊपर जो ग्रुप होता है उसे हम कहते हैं जीनस। तो यहाँ पर ये जो जेनरा है ये बेसिकली जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जीनस का ही दूसरा नाम है, तो जेनरा के अंदर डालते हैं। उसके बाद मिलते जुलते जेनरा को आप फैमिली के अंदर डालते हैं, फिर ऑर्डर आता है, फिर क्लास आती है, फिर फाइलम आता है और किंगडम आता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किंगडम एनिमेलिया पढ़ा है, उसमें सारे एनिमल्स आते हैं, लेकिन उस किंगडम एनिमेलिया को हम फिर डिवाइड करते हैं मल्टीपल फाइलम के अंदर। जैसे फाइलम पॉरीफेरा है, फाइलम निडेरिया है, फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ्स है, तो हर एक के डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, लेकिन उनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं जिनकी बेसिस पे उन्हें एक बड़े किंगडम के अंदर रखा गया। फिर इसी फाइलम के अंदर आपने मल्टीपल क्लासेस पढ़ी होंगी, 2-2 3-3 क्लासेस आपकी बुक के अंदर हैं। मेन कैरेक्टर्स जो हैं वो सेम होते हैं, लेकिन कुछ कुछ वेरिएशन होती है जिसकी वजह से उन्हें क्लास में डिवाइड किया जाता है। तो इस तरीके से ये टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन होती है ताकि स्टडी करने में आसानी हो। ओके, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। सेल वॉल ऑफ मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया, ये 6 चैप्टर से आया हुआ है फर्स्ट ईयर की बुक में। दे हैव यूनिक मैक्रोमोलिक्यूल कॉल्ड। अच्छा, बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है उसके अंदर एक बड़ा ख़ास स्ट्रक्चर होता है, ये मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। ये बैक्टीरिया की सेल वॉल का स्ट्रक्चर है, ये सेल का साइटोप्लाज्म है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन। इससे ऊपर जितना भी कुछ है वो बेसिकली सेल वॉल है, इससे ऊपर का एरिया जो है ये सेल वॉल है। बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर ये जो आपको ब्लू कलर का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकिन। पेप्टाइडोग्लाइकिन कुछ नहीं है, पेप्टाइड का मतलब है अमाइनो एसिड और ग्लाइकिन का मतलब है कार्बोहाइड्रेट। तो ये दो चीज़ों का मिक्सचर है, अमाइनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनता है पेप्टाइडोग्लाइकिन। तो यही वो मॉलिक्यूल है जिसकी यहाँ पर बात हो रही है। बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर जो है ये पेप्टाइडोग्लाइकिन पाया जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक और बात बताता हूँ। ये जो बैक्टीरिया है इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा लेयर्स हैं पेप्टाइडोग्लाइकिन की, 1 2 3 4, यहाँ मुझे 5 लेयर्स नज़र आ रही हैं। जबकि ये वाला बैक्टीरिया जो नज़र आ रहा है मुझे इसकी सेल वॉल के अंदर एक लेयर है पेप्टाइडोग्लाइकिन की। तो इस बेसिस के ऊपर बेसिकली हमारे पास 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं। देखें, आपने ग्राम स्टेनिंग का शायद नाम सुना हो, ये बहुत 2 लाइनों के अंदर आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है, इसलिए शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लेवल के ऊपर, लेकिन एक डॉक्टर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ग्राम स्टेनिंग के अंदर क्या करते हैं, हम बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करते हैं इस बेसिस के ऊपर कि वो कलर कौन सा ले रहा है, या क्या वो ब्लू कलर ले रहा है या वो पिंक कलर ले रहा है। तो बेसिकली करते क्या हैं, बैक्टीरिया के ऊपर पहले ब्लू या पर्पल कलर डालते हैं। कुछ बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया वो कलर ले लेते हैं, उसके बाद उन्हें वॉश करते हैं अल्कोहल से, आयोडीन से। तो कुछ बैक्टीरिया वो कलर जो है वो रिटेन रखते हैं, यानी वो जाने नहीं देते, वो ब्लू ही रहते हैं, और कुछ बैक्टीरिया जो है वो अपना कलर छोड़ देते हैं, वो कलरलेस हो जाते हैं। जो बैक्टीरिया अपना कलर नहीं छोड़ते यानी जो ब्लू रहते हैं वो कहलाते हैं ग्राम पॉजिटिव। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव। क्यों ब्लू रहते हैं, बिकॉज इनके पास चूँकि पेप्टाइडोग्लाइकिन की मल्टीपल लेयर होती हैं तो वो कलर बहुत डीप चला जाता है और वो डीप जाने की वजह से वापस नहीं निकलता। तो इस वजह से ये बैक्टीरिया कहलाते हैं ग्राम पॉजिटिव। और जो बैक्टीरिया कलर छोड़ देते हैं फिर हम दूसरा कलर डालते हैं जो कि पिंक कलर होता है, और ये बैक्टीरिया जो है ये पिंक कलर ले लेते हैं, तो हम इन्हें कहते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है ये नज़र आते हैं पर्पल या ब्लूइश, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है ये नज़र आते हैं पिंक। जो डाई इस्तेमाल की जाती है ग्राम पॉजिटिव जो कलर लेते हैं वो मिथाइलिन ब्लू कहलाता है, मिथाइलिन ब्लू। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो लेते हैं पिंक कलर वो सैफ्रनिन कहलाता है, सैफ्रनिन। ठीक है, ये पिंक कलर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू द किंगडम प्रोटिस्टा एक्सेप्ट किंगडम प्रोटिस्टा। ये सेकंड किंगडम है, पहला किंगडम जो है वो है किंगडम प्रोकैरियोटिक जिसके अंदर आते हैं बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। उसके बाद जो किंगडम है वो कहलाता है किंगडम प्रोटिस्टा, या इसका दूसरा नाम है प्रोटोक्टिस्टा। ये ऐसा किंगडम है कि जिसके अंदर हर वो ऑर्गेनिज्म आ जाता है जो बाकी 4 में ना आ सके। तो आपसे उन्होंने पूछा है कि भाई इनमें से वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो इस किंगडम के अंदर नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहला है अल्वा। अल्वा बेसिकली एक एल्गी है, और एल्गी जो हैं ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्लांट से मिलते जुलते होते हैं, लेकिन स्टिल इन्हें प्लांट के साथ नहीं रखा जाता क्योंकि इनकी बॉडी जो है वो डिफरेंट होती है, और इनमें कुछ और भी डिफरेंसेस हैं, वो मैं कभी बाद में डिस्कस करूँगा एक प्रॉपर वीडियो के अंदर। तो अल्वा को इसी किंगडम में रखा जाता है क्योंकि ये प्लांट्स के साथ फिट नहीं होते। ठीक है, क्योंकि ये एल्गी हैं। यूग्लिना ये यूनिसेलुलर है, और
जो 3 किंगडम बच जाते हैं, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया, उसमें सारे मल्टी सेलुलर आते हैं। तो यूग्लिना जो है इसको भी नहीं रखा जाता बाकी 3 किंगडम में, तो ये भी प्रोटिस्टा के अंदर ही आता है। ये भी बेसिकली ये तो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है कि जो बॉर्डर लाइन है प्लांट और एनिमल्स के दरमियान में। सक्टोरिया बिलोंग करता है प्रोटोजोआ से। सक्टोरिया जो है ये प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है, और प्रोटोजोआ वो होते हैं जो एनिमल लाइक होते हैं, ठीक है। एनिमल के साथ नहीं रखा जाता क्योंकि ये सारे यूनिसेलुलर हैं, और एनिमल्स जो हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, तो ये भी बिलोंग करता है प्रोटिस्टा से, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। स्लाइम मोल्ड जो है इन्हें हम कहते हैं जिम्नोमाइकोटा। ये जिम्नोस्पर्म्स नहीं है, जिम्नोस्पर्म्स प्लांट्स होते हैं, वो किंगडम प्लांटे के अंदर आते हैं। ये जिम्नोमाइकोटा है, माइकोटा कवर्ड फंगस के लिए यूज़ किया जाता है, या मोल्ड कवर्ड फंगस के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये फंगस की तरह के हैं, ये एक्चुअल फंगस नहीं है, ये कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ फंगस से मिलती जुलती हैं, लेकिन बाकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है। दैट इज़ वाई इन्हें किंगडम फंजाई में नहीं रखा जाता, इन्हें भी रखा जाता है किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। तो बच गया ये कॉमन मोल्ड, ठीक है। कॉमन मोल्ड बेसिकली प्रॉपर फंगस होता है, तो इसे आप किंगडम फंजाई के अंदर रखेंगे, ये प्रॉपर फंगस है, इन्हें किंगडम फंजाई के अंदर रखा जाता है, किंगडम प्रोटिस्टा में नहीं आते।